फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फेस टू फेस, क्यों चिढ़ते हैं मुसलमान मोदी से। अभी हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें मुस्लिम्स थे जिनसे पूछा जा रहा था, बेसिकली लेडीज थी मेरे ख्याल से ज्यादातर, और उनसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, राहुल गांधी की मोदी, और या आप किसको वोट दोगे, राहुल गांधी को या मोदी को, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। और 99% मैं कहूंगी सबने, हाँ, उन्होंने राहुल गांधी बोला। और उनसे जब पूछा गया कि भैया क्यों, उनके पास आंसर नहीं था। तो वही है कि वो, मेरे को लग रहा है यही रीजन होगा कि क्यों चिढ़ते हैं मुसलमान मोदी से। अब देखते हैं भाई क्यों चिढ़ते हैं। अगर कोई उनको ऐसी चीजें सुना सुना के डरा के रखा हुआ है, गलत फहमियां डाल दी हैं, तो आई होप अब मोदी जी इतने टाइम से आए और उनको दिख रहा हो तो अब उनको समझ में आए कि भाई जो ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उनको बिलीव ना करें और आगे से उनकी बातें सुने भी मत। पर देखते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में ये क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। ये अब्दुल पंचर वाले को बेचारे को कोई मतलब नहीं है। अब्दुल पंचर वाले को टारगेट करना बंद करो, रहीम ठेले वाले को टारगेट करना बंद करो, क्योंकि ये सब मौलाना बिके लोग हैं। इनका ना जमीर है, ना इनका ईमान है, ना पढ़ा लिखा है मुसलमान का जमीर है, ना ईमान है। दो दो कौड़ी में ये बिकते हैं, दो दो कौड़ी में अपना ईमान बेचते हैं। इन्हें कौम से कोई लेना देना नहीं। फिर नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाए, कहीं शांतानु इधर आओ, आप ऐसा करिए कि इन सबके नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, और इनके काम नहीं रुकने चाहिए। सारे मौलाना जाते हुए मोदी के हाथ चूम के जाएंगे। जो वो ऊपर वाले हैं उन्होंने ही इस कौम का नैरेटिव सेट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? सबसे पहले तो मुझे बहुत से लोग इनबॉक्स ये लिख रहे हैं कि सर अब आपके नोटिफिकेशन आने बंद हो गए हैं, हम आपकी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मुझे इसका, मैं इतना सैवी नहीं हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि नोटिफिकेशन आपको क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपने एडमिन से बोला था, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप ये बोल दीजिए कि एक बार वो फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें तो शायद नोटिफिकेशन आने लगें। और एक वो बेल आइकन भी होता है, वो बेल आइकन दबाओ। ऐसी चीज़ मुझे बड़ी बुरी अजीब लगती है। तो लेकिन मैंने बोला है कि भाई वो बना के मेरे वीडियोस के आगे डालो, क्योंकि हमें ये यूट्यूब देखने पर पता चला कि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पर मिलता है। अब आई डोंट नो हाउ फार आई एम राइट और रॉन्ग, और इसका कोई इनपुट आप अगर मुझे दे सकें कमेंट में तो मुझे बता दीजिएगा कि मेरी नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। एनीवे, मुद्दे पर आते हैं। हमारे कोई निशांत सिंह भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा इनबॉक्स कि सर क्या आप इसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से जो ये सेकुलर लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, तथाकथित सेकुलर लोग हैं, ये चिढ़ते क्यों हैं, वाई दे हेट है। तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा वर्क करूं। तो मैंने उनको बोला कि ओके, आई विल गेट बैक टू यू। सो इस पर ये मेरा एक टेक है, मेरा 20 साल का इस पर जो मैंने वर्क किया मोदी पर, मोदी जी पर, हाउ ही ग्रू एंड केप्ट ऑन ग्रोइंग। सो उस पर मेरा निशांत सिंह भाई, आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने एक सवाल पूछा था। देखिए दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2001 में केशु भाई पटेल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बनते हैं। 3-4 महीने बाद ही गोधरा कांड होता है, उसके बाद अहमदाबाद कांड होता है, और उसमें क्या होता है सबको पता है, ठीक। सो नंबर 1 माई टेक इज कि एग्रीड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, बट वो उस टाइम 4 महीने पुराने चीफ मिनिस्टर थे। 3 दिन में रॉयट्स को कंट्रोल किया गया, आर्मी को भी बुलाया गया, और पूरा अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें, हाँ कुछ बातें उस टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी जी के मुंह से जो निकल गई थी वो थोड़ी आपत्तिजनक थी, लेकिन फिर भी द रॉयट्स व कंट्रोल। और गुजरात में ऐसा नहीं है कि वो पहली बार रॉयट हुए थे, उससे पहले भी रॉयट्स होते रहते थे। और नरेंद्र मोदी जी भी कोई उससे पहले कोई एक एडमिनिस्ट्रेट या कोई किसी पोर्टफोलियो पर एज एन लॉ मेकर नहीं रहे थे,
that he knew how the state machinery works. गोधरा कांड के 3 दिन बाद या 3 दिन से कुछ कम 60 घंटे या 72 घंटे बाद रॉयट्स शुरू होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि द अहमदाबाद रॉयट्स वर प्लान्ड, गुजरात सूरत रॉयट्स, तो जब दोस्तों प्लानिंग हो रखी होती है और जो विश्व हिंदू परिषद का इतना बड़ा गढ़ था गुजरात, तो अगर आज शाम को 5 बजे गोधरा कांड हुआ था तो रॉयट 3 घंटे बाद शुरू हो जाने चाहिए थे, उसी रात शुरू हो जाने चाहिए थे। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना गोधरा जस्टिफाई हो सकता है, ना अहमदाबाद सूरत जस्टिफाई हो सकता है। इट वॉज ए ह्यूमिलेशन, नो डाउट अबाउट इट। बट गोधरा कांड के बाद हमारे मुस्लिम भाइयों ने फिर वो ये गलती करी जो वो हमेशा से करते आए हैं। गोधरा कांड के बाद मुस्लिम के 2 तरह के ओपिनियन सामने आए। एक, मुस्लिम उस पर चुप हो गया। दूसरा, मुस्लिम ने कहा कि ये साजिश है, नरेंद्र मोदी की साजिश है, वीएचपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। ठीक, अब मैं ये नहीं कहता कि इसी वजह से रॉयट हुए, पर हाँ, गोधरा के बाद अगर मुस्लिम प्रोएक्टिवली आगे आते, उसकी निंदा करते, ठीक, तो शायद सूरत अहमदाबाद की जो हिस्ट्री है रॉयट्स की, वो शायद थोड़ी बदलती। पर एनीवे, उसके बाद गुजरात में 2002 में इलेक्शंस होते हैं। एक आइडिया था सो कॉल्ड देश की सेकुलर ताकतों का, फिर इसमें अटल जी भी बोल देते हैं कि वो राजधर्म निभाना चाहिए वगैरह वगैरह। नरेंद्र मोदी पे हर तरफ से अटैक हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल अटैक हो रहे होते हैं, बीजेपी में भी इंटरनल अटैक्स नरेंद्र मोदी पर हो रहे होते हैं। केशु भाई का धड़ा बहुत एक्टिव हो जाता है कि इस आदमी को अब हटाना चाहिए बिकॉज ही हैज़ फेल्ड द स्टेट एंड ह्यूमैनिटी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग द चीफ मिनिस्टर। तो जो तथाकथित सेकुलर ताकतें थीं और जो देश के मुस्लिम्स थे, उनको ये यकीन था कि 2002 में नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीतेंगे, पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। ठीक, फिर लोगों ने कहा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ डिविसिव पॉलिटिक्स, इस टाइम वोट पोलराइज हो गया था वगैरह वगैरह। 2002 के बाद 2007 आते आते गुजरात में एक भी रॉयट नहीं होता, एक भी आदमी नहीं मरता, एक भी दुकान नहीं चलती। फिर ये सेकुलर ताकतें और मुस्लिम भाई बोलते हैं कि एक बार तो हो गया, अब मोदी नहीं जीत सकता। मोदी 2007 में जीत जाते हैं। फिर सेकुलर आदमी कहता है कि मोदी नहीं जीत सकता, मोदी 2012 में जीत जाते हैं। लेकिन 2007 में और 2012 में गुजरात मॉडल की वजह से मोदी जीतते हैं। इन दोनों इलेक्शन से पहले मोदी जी किसी भी तरह का पोलराइजेशन ऑफ वोटर नहीं करते हैं। अब 2012 में मोदी जी को लगभग डिक्लेयर कर दिया जाता है कि 2014 में ये पीएम कैंडिडेट होंगे। तो वो याद होगा आप लोगों को मणिशंकर का बयान। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मौत का सौदागर वगैरह वगैरह। इस 12 साल नरेंद्र मोदी पर बहुत अटैक होते हैं। कांग्रेस भी उनको मौत का सौदागर बोलती है, सोनिया भी बोलती हैं। तो पीपल, द सेकुलर फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री एंड द मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री ये समझ नहीं पा रहे होते कि ये बार बार नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहा है। 2004 में यूपीए आ जाती है, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गुजरात रॉयट्स का पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एसआईटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी को मॉनिटर करता है, यूपीए की सरकार होती है। अब इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता था। आज की तारीख में भी जब कोई आदमी छोड़ दिया जाता है, जब किसी को हाई कोर्ट छोड़ देता है या सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है, जिसको एनआईए ने जेल में डाला हो आतंकवादी बता के 2 साल बाद 4 साल बाद, तो एकदम से लोग कहते हैं कि देखो कोर्ट ने न्याय कर दिया, इसको गलत फंसाया गया था। तो वहां पर हम लोग जो तथाकथित सेकुलर ताकतें और मुस्लिम भाई हैं, कोर्ट की बड़ी इज्जत करते हैं। तो यार अगर हम वहां इज्जत करते हैं तो हम यहां पर भी तो इज्जत करें कि यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मॉनिटर किया और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। हाँ, एज अ चीफ मिनिस्टर वो
और भी अगर कुछ कर सकते थे तो आई हैव नॉट बीन चीफ मिनिस्टर, तो मैं नहीं बता सकता और क्या क्या कर सकते थे, बट हाईएस्ट टेम्पल ऑफ जस्टिस से नरेंद्र मोदी को इनोसेंट करार, बेकसूर करार दिया गया। फिर भी यही कांग्रेस वाले उनको मौत का सौदागर बोलते रहे। उन्हीं की चाल। So Modi was growing against the standard norms of this nation. मोदी इस देश की राजनीति में बढ़ रहे थे, तो जो इस देश में राजनीति का चलन था, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का, उसके विपरीत बढ़ रहे थे। और तथाकथित सेक्युलर ताकतें और मुस्लिम भाई हमारे ये 2002 में, 2007 में, 2012 में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आदमी बढ़ कैसे रहा है। पर 2014 में इन सेक्युलर ताकतों को ये यकीन हो गया था कि मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ऑल इंडिया लेवल पर जो सेक्युलर हिंदू है या स्प्रेड नॉर्थ काउ बेल्ट में जो मुस्लिम वोट है, वो इसको किसी भी कीमत पर नहीं पड़ेगा, सेक्युलर का वोट नहीं पड़ेगा, बुद्धिजीवी हिंदू का वोट नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और वो गुजरात की बात अलग थी। अब ये राष्ट्र की पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब साहब वो फिर प्रधानमंत्री बन गए 2019 में, फिर प्रधानमंत्री बन गए। 203 सीट ला के, तब भी ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी स्ट्रांग है। सो बेसिकली इस देश में 70 साल से जो पॉलिटिक्स का चलन था, इससे पहले सिर्फ अटल जी ने वहां पे सरकार बनाई थी, वो भी 20 घटक दलों को एनडीए लेके बनाई थी। और उस 20 घटक दलों में भी बहुत से ऐसे घटक दल थे जिनको मुस्लिम्स वोट करते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम हिंदू महासभा 1915-16 और 1925 आरएसएस के बाद 80-90 साल बाद एक प्योर जनसंघ आइडियोलॉजी का आदमी अपनी शर्तों पे बिना कोई अपीजमेंट करे, बिना कोई बीच का रास्ता निकाले, अपनी शर्तों पे बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा है। सो ये एक ऐसी चीज थी जो देश की सेक्युलर ताकतें, देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे मुस्लिम भाई इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एंजॉय करूँ इस वीडियो को देखने में। और वाकई वो यही कह रहे हैं कि सब इतने पक्का उनको बिलीफ था कि भैया मोदी जी जीत ही नहीं सकते, चाहे वो गुजरात का टाइम हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का टाइम हो, और हर बारी मोदी जी ने करके दिखाया। कमाल है। और आगे बताएंगे रीजन क्या है, पर अभी तक जो बता रहे हैं वो बहुत मजेदार था। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर इतना एलिगेशंस डाले गए थे और हर एंगल से, हर डायरेक्शन से उनके ऊपर इतना प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर। वो तो मुझे याद है कि इन्होंने जाना था, यूएसए आना था, और कैसे इनका वीजा रिजेक्ट किया गया था। मेरे को याद है, मेरे को बहुत शॉकिंग लगा था कि ऐसे कैसे हो गया, क्या वाकई मतलब उन्होंने भी, यूएसए वालों ने कोई पक्का देखा नहीं, कुछ नहीं, कि पहले तुम कंफर्म तो करो कि बाकी ऐसा कुछ केस हुआ है अपनी मर्जी, क्योंकि उन्होंने ये सुना है या उनको आया तो उन्होंने वो कर दिया। पर आजकल के टाइम में तो देखो वही बुला रहे हैं ना, हैंडशेक भी कर रहे हैं, वो इज्जत भी मिल रही है। तो ये होती है बात। पर बैक टू द वीडियो, काफी मजेदार और अच्छी चीजें बता रहे हैं कि, और वो जो वीडियो दिखाई थी कि भैया चाय वाला, तो मेंटालिटी कैसी है लोगों की जो ये थे, और उनको हराना बहुत जरूरी था और दिखाना कि सच्चाई की जीत होती है। वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मोदी जी हार जाते ये सब लोगों को, ये लोगों ने क्या करना था उसके बाद, तो सब सोच ही सकते हैं। तो करेक्ट लीडर को चूज किया है, अब कंट्री आगे प्रोग्रेस हो रही है, उस तरफ बढ़ रही है। पर आगे देखेंगे अभी ये क्या बोलते हैं। राइट, इससे क्लियर हो गया था कि इंडिया में स्मार्ट लोग हैं, इंडिया में स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको पता था कि बहुत ज़रूरी है कि इनको जिताएं जिससे कंट्री आगे जाए। कोई भी जो भी इंसान पढ़ा लिखा है नहीं है, अल्टीमेटली मेजॉरिटी लोगों को पता था कि भैया ये बहुत इंसान ज़रूरी है, ये इंसान देश को सही लेके जा रहा है। आप गुजरात की प्रोग्रेस देखिए, अगर आपको गुजरात की प्रोग्रेस पूरे इंडिया में चाहिए, यही सही बंदा है। आपके देश को इकोनॉमिकली आगे लेके जाएगा, आपका देश का नाम कमाएगा, आपको कभी घबराना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान, चाइना वाइना किससे भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली हुआ क्या, लोग समझदार थे, लोग इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने जिता दिया मेजॉरिटी से। उनको 80 इयर्स वाली जो चीजें थी उसका चेंज चाहिए था, बहुत हो गया। अल्टीमेटली इसका मतलब जो लोग हैं उनमें इतनी शार्पनेस थी, ब्रेन था, इंटेलिजेंस थी कि गड़बड़ चल रहा है मामला, हमें नया बंदा चाहिए जो कर ले, और पूरी मेजॉरिटी से
जिताया था दूसरी बार में, उसे क्लियर कर दिया, बढ़ गई थी कि लोगों ने बोला यस हमें इंडिया की प्रोग्रेस चाहिए, तुम सही कर रहे हो। जब कोई बंदा घर से बाहर निकलता है, देखता है कि रोडें ज़बरदस्त अच्छी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, आपको जो फेक डिमोनेटाइजेशन है, फेक ब्लैक मनी बंद हो रहा है, लोगों को नजर आता है। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उससे फर्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ बेटर हो रही है। अगर उसकी इंसान की लाइफ बेटर हो रही है, बोलेगा यही बंदा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा मेरी लाइफ अच्छी कर रहा है तो मैं इसी को जाऊंगा। कितनी ट्रेन आगे जगह, हमारे जमाने में ट्रेन नहीं थी इतने साल से, होता था राइट? हमारे जमाने में कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली में, अब ट्रेनें आ गई, सब जगह हो गया, इतनी सारी, हर सिटी में ट्रेन है, हर सिटी में ट्रेन है। देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, अमेजिंग। तो मेरे ख्याल से इसका सारा जो है बेनिफिट या जितना भी है, आप कह सकते हैं कि जिसको भी आपको थैंक करना है, इंडिया की प्रजा को थैंक करिए, जिनको पता था किसको बनाना है लीडर। वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से बंद करते हैं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।